हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का रिवीजन। अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे मेन 4 एंथैल्पी से जो हमें यहाँ पर काम होती है: एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये 4 एंथैल्पी अगर आपको क्लियर है तो थर्मोकेमिस्ट्री में आप काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 1 मोल कंपाउंड को बनाने में जितना एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बट उसके लिए कंडीशन है कि जब आप 1 मोल कंपाउंड बना रहे हैं तो वो एलिमेंटल स्टेट से जो रिएक्टेंट है वो एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। एलिमेंटल स्टेट मीन जो उनका नेचर में स्टेबल फॉर्म में उसमें होना चाहिए, तो ये हम उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एग्जांपल कुछ लेते हैं कि सपोज आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर आपको CO2 बनाना है, CO2 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करनी है तो वहां पे 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा तो ही उसे आप क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो भी रिएक्टेंट है वो क्या होनी चाहिए? एलिमेंटल स्टेट में होनी चाहिए, यानी कार्बन सॉलिड में है, ऑक्सीजन गैसेस है, तो ही से आप क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सपोज हम बात करें यहाँ पे कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दें और यहाँ पर CO बना दें। CO यहाँ पर चाहे गैसियस फॉर्म में बने, चाहे लिक्विड फॉर्म में बने, चाहे सॉलिड फॉर्म में बने, किसी भी फॉर्म में बने, बट अगर 1 मोल बन रहा है और एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर बोलेंगे, राइट। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज H2 रिएक्ट्स विद I2 तो यहाँ पे बन रहा है HI, ठीक है। क्या इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे क्या? उसके लिए हम क्या देखें कि अगर 1 मोल कंपाउंड बन रहा होगा तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 मोल कंपाउंड नहीं बन रहा है तो इसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। कोई सी भी रिएक्शन हो उसकी एंथैल्पी आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको 1 मोल बना दें, HI बन रहा है, तो क्या आप इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे क्या? अब यहाँ पर अगर आपको 1 मोल कंपाउंड बनाना है तो हाफ मोल ऑफ H2 और हाफ मोल ऑफ I2 होना चाहिए। तो 1 मोल कंपाउंड तो बन रहा है, ये तो सही है, बट क्या एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है क्या? हाइड्रोजन गैसेस से। आयोडीन एलिमेंटल है क्या? नहीं। आयोडीन का जो एलिमेंटल स्टेट होता है वो कौन सा होता है? सॉलिड होता है। तो इसे हम आप सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं बोलेंगे, राइट। तो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप टर्म कब यूज में लेते हैं? जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो एलिमेंटल स्टेट से, तो उसे आप क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। सपोज अगर हम HBr के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें सो हाफ H2 प्लस हाफ Br2 दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। हाइड्रोजन गैसेस और ब्रोमीन किस में होना चाहिए? यहाँ पे लिक्विड स्टेट में होगा, तो ही हम क्या बोलेंगे? इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे हम रिएक्शन की तो बात करें, रिएक्शन की हम जो भी एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे। बट अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट की बात करें तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन ग्रेफाइट की बात करें सॉलिड, या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात करें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस की बात करें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ले लीजिए फ्लोरीन F2 गैस की बात करें, तो जो भी एलिमेंट होता है उनका जो भी स्टेबल स्टेट होता है, एलिमेंटल स्टेट होता है, उसमें उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? जीरो होता है। जो नेचर में एग्जैक्टली जिस स्टेट में मिल रहा है उसमें उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो कंसीडर किया जाता है। एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, पर हम जीरो कंसीडर करते हैं। सिमिलरली अगर बात की जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जीरो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जीरो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट, हालांकि मेटल है फिर भी लिक्विड स्टेट में मिलता है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर आपसे बोला जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। ये हम सब इसकी बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है? O2 होती है, तो O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, बट ओजोन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। सिमिलरली आप बात करें डायमंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। सिमिलरली हम बात करें रोम्बिक सल्फर, सल्फर की दो यहाँ पे हम बात करेंगे, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक
दो एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करें, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, तो जो रोम्बिक सल्फर है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, बट यहाँ पे इसको हम क्या कौन सा स्टेबल स्टेट या एलिमेंटरी स्टेट कंसीडर करते हैं, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होता है। वैसे ही व्हाइट फास्फोरस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, बट ब्लैक फास्फोरस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर किसी रिएक्शन का आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना है किसी भी रिएक्शन का, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में से क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहां पर मिल जाता है। सेकंड हम बात करें एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल कंपाउंड का आप कंप्लीट कंबशन कर दीजिए। कंप्लीट कंबशन मींस उसमें फर्दर ऑक्सीजन का एडिशन ना हो पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एग्जांपल देख लें, कार्बन सॉलिड का आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इनका फिजिकल स्टेट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बट जितना है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली कंबाइन होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर ये 1 मोल ही होना चाहिए। तो 1 मोल का कंप्लीट कंबशन कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिमिलरली CO गैस है, उसको हाफ O2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस। तो 1 मोल CO था, उसका कंप्लीट कंबशन करा दिया, फर्दर इसमें ऑक्सीजन का एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसे आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन, रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉस्फोरस का आपने रिएक्शन करा दिया O2 के साथ, बना P4O6, तो इसे आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं बोलेंगे। अभी यहाँ पे फर्दर ऑक्सीजन का एडिशन पॉसिबल है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, P4O10। तो जब यहाँ पे P4 से P4O10 बनेगा तो इसे आप क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे, राइट। तो इसे हम यहाँ पे अगर P4O6 बनना है तो उसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं बोल सकते, बिकॉज इसमें अभी कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें H2 प्लस हाफ O2 से H2O लिक्विड बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा, इसे आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। एक और एग्जांपल ले लें, सपोज आपको गिवन है बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और B2O3 बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसे सपोज हमने बोल दिया एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोरॉन के लिए कितना बोरॉन होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, कितना होगा, हाफ ऑफ B2O3 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस है। अब अगर हम यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 की बात करें तो ये क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन। अगर हमें B2O3 बनाना है तो B2O3 1 मोल बनाने के लिए क्या होगा, 2 बोरॉन यहाँ पे सॉलिड लेना है प्लस 3/2 ऑफ O2 यहाँ पर यूज में लेना होगा। अब अगर हम दोनों रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 कंपेयर करें तो हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है बाय द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट बात करें हेस लॉ की। हेस लॉ क्या होता है कि हेस लॉ में बताता है कि अगर आप रिएक्शन को स्टेट, जो एंथैल्पी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, तो आप रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट करें या मल्टीपल स्टेप में, एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो एग्जांपल हम देख लें, सपोज आपको ये बने कार्बन से कंबशन कराकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया हुआ है एंड कार्बन का ही कंबशन कराकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हुआ है, ठीक है। आपको बोला है कि इसका एंथैल्पी डेल्टा H1 गिवन है x और इसका डेल्टा H2 गिवन है y, राइट। ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो कंबशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो एंथैल्पी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव ही होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि अगर हम यहाँ पर CO से CO2 बनाना चाहते हैं तो उसका एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में क्या रिलेशन है,
कि उससे थर्ड इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन पता लग जाएगा तो जो रिलेशन इन दोनों इक्वेशन के बीच में होगा वही रिलेशन इनकी एंथैल्पी के बीच में आपको लेना है। तो CO कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। तो उसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से लाने के लिए माइनस करना होगा, इसको प्लस करेंगे तो रिएक्शन का एंथैल्पी, फाइनल रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। तो डेल्टा H2 कितना होगा, -y माइनस x। तो यहाँ से आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेंस लॉ से हमें क्या पता लगता है कि अगर आप किसी रिएक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं तो वहां पर रिएक्शन में जो एंथैल्पी है उसका साइन भी क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। अगर आप किसी रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही उसी कोफिशिएंट से आप क्या करेंगे, एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो एंथैल्पी होता है वो स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो जितने मोल्स, अगर x मोल के कंबशन से यहाँ पर z जूल ऑफ एनर्जी बनी है, तो सपोज 1 मोल के कंबशन से, 1 मोल कार्बन के कंबशन से एंथैल्पी सपोज x जूल है, तो अगर 5 मोल कार्बन का आप कंबशन करेंगे तो एंथैल्पी कितना प्रोड्यूस होगा, -5x जूल। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी होता है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मींस मास डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जब 1 मोल ऑफ H प्लस 1 मोल ऑफ OH माइनस से रिएक्ट होकर 1 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कि सपोज एक H प्लस आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से और एक OH माइनस आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो इन दोनों की रिएक्शन से जब 1 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा तो जो एंथैल्पी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और ये एग्जैक्टली -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या फिर -57.1 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। तो ये जो एंथैल्पी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के H प्लस और OH माइनस के न्यूट्रलाइजेशन से इतना एंथैल्पी प्रोड्यूस हो रहा है, ये केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रेस्पेक्ट में ही है। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक एसिड या वीक बेस आ जाता है तो एंथैल्पी क्या होती है, वहां पर जब स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह वीक एसिड आ जाता है या स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक बेस आ जाएगा तो एंथैल्पी का वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में कम होता है। अब जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब वीक एसिड आ जाएगा तो वहां पर बिकॉज वीक एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है उसमें से कुछ एनर्जी क्या होता है, वीक एसिड को डिसोशिएट करने में कंज्यूम हो जाती है। तो वीक एसिड या वीक बेस, अगर कोई एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस वाला आ जाएगा तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.1 किलो जूल पर मोल से कम होती है। वो क्यों कम होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी उसको आयोनाइज करने में या डिसोशिएट करने में कंज्यूम हो जाती है, उससे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी की। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, 1 मोल कंपाउंड गैसेस कंपाउंड को कंप्लीटली गैसेस एटम में ब्रेक करने में जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एग्जांपल लेते हैं हम, मीथेन का 1 मोल गैसेस मोल लिया है, उसको कंप्लीटली हम गैसेस एटम में ब्रेक करें तो जो एनर्जी लगने वाली उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कंप्लीटली एटम में ब्रेक कर दीजिए। अब यहाँ पे जब मीथेन को ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे 4 बॉन्ड्स लगने वाले हैं, चारों बॉन्ड में डिफरेंट एनर्जी हमें ब्रेक करने के लिए लगेगी, बट जो टोटल एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, एवरेज एनर्जी, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एवरेज एनर्जी लगने वाली है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। तो 4 बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एनर्जी लग रहा है तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगेगा, डेल्टा H एटोमाइजेशन अपॉन 4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी। जब आप बॉन्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जहां पर बॉन्ड एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं सभी कंपोनेंट वहां पर क्या होने चाहिए, गैसेस फेज में होने चाहिए। अगर गैसेस फेज में है तो ये आप बॉन्ड एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग अगर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पी और प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी का डिफरेंस ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड रेजोनेंस एनर्जी की। पहले हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, 1 मोल ऑफ पाई बॉन्ड का यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर दें तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, CH2 इथीन है उसका हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर
अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे x किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब एक पाई बॉन्ड के लिए, अब हमें पता लगा कि एक पाई बॉन्ड के लिए x किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो यहाँ पर एक कोई पाई बॉन्ड है यहाँ पे प्रोपीन में, तो यहाँ भी कितना x किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर, अच्छा इसमें एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है, पेंटीन है यहाँ पर 1 and 4 पेंटीन, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है और यहाँ पर पेंटेन बन जाएगा N पेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा H हाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर एक पाई बॉन्ड में कितना x किलो जूल एनर्जी इन्वॉल्व था। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो कितना x किलो जूल 2x किलो जूल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम बात करें 1 and 3 ब्यूटीन, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन रहेगा, रेजोनेंस रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकली बात करें तो एक पाई बॉन्ड में x किलो जूल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी, तो दो पाई बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, 2x किलो जूल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर इस जो भी हमारी ये कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगी उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट रहेगी, कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस कंसीडर नहीं करते तो इतना एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज इसका स्टेबिलिटी कम होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा होगा, और यहाँ रेजोनेंस की वजह से इस मॉलिक्यूल का, रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम होगा, राइट। तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजनेशन से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ब्यूटेन बना रहे हैं, राइट। तो इसके हाइड्रोजनेशन से भी ब्यूटेन बन रहा है और इसके हाइड्रोजनेशन से भी ब्यूटेन बन रहा है। अब हमने थ्योरेटिकली कंसीडर किया कि यहाँ पर इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और एक्चुअल इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी। तो डेल्टा H रेजोनेंस एनर्जी की हम बात करें तो कितना होगा, डेल्टा H हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा H हाइड्रोजनेशन एक्चुअल। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। चलिए बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलोजूल पर मोल, द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गिवन है आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन आपको गिवन है, तो इससे क्या बनने वाला है, CO2 ही बनने वाला है। बोला है यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन कितना दे रखा है, इसको डेल्टा H -393.5 किलो जूल पर मोल आपको बोला गया है। अब बोला गया है द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरीके से क्या है, फॉर्मेशन का ही प्रोसेस है। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोथ आर इन एलिमेंटल स्टेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी इसे हम बोल सकते हैं। तो आपको बोला है 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनाना है। अभी यहाँ पे 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है तो कितना CO2 बन रहा है, 44 ग्राम। आपको कितना बनाना है, 35.2 ग्राम। तो इतने में कितना एंथैल्पी इन्वॉल्व रहेगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, सिंस इन फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम CO2 इतना एंथैल्पी इन्वॉल्व है, -393.5 हीट प्रोड्यूस या एनर्जी प्रोड्यूस। तो इतने में 44 ग्राम में इतना प्रोड्यूस होता है, तो 1 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा, 3 393.5 अपॉन 44 एंड कितना बोला है 35.2 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा, -393.5 अपॉन 44 इंटू हाउ मच 35.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा -315 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट गिवन आपको when 5 liter of gas mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degree Celsius and 1 atm, आपको STP कंडीशन गिवन है, 16 liter of oxygen at the same temperature and pressure is consumed. The amount of heat released from this combustion in kilojoule, एंथैल्पी दे रखा है 890 किलोजूल पर मोल, एंड कंबशन ऑफ प्रोपेन आपको दे रखा है 2220 किलोजूल पर मोल। आपको बोला है कितना एंथैल्पी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है, कि अगर यहाँ पे 16 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है इन कंबशन ऑफ 5 लीटर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मीथेन और प्रोपेन इन दोनों का कंबशन गिवन है आपको कितना 5 लीटर, राइट। तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मीथेन का है x लीटर और 5 माइनस x लीटर किसका होगा, प्रोपेन का होगा। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बताना है कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ मीथेन कितना अमाउंट ऑफ प्रोपेन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके लिए आपको बोला जब कंबशन होगा तो 16 लीटर ऑफ CO2 यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, तो CH4 और O2 की रिएक्शन से क्या बनेगा, CO2 and 2H2O। तो यहाँ पे एंथैल्पी कितना बोला है, डेल्टा H बोला है कितना, माइनस 890 किलोजूल पर मोल। ये यहाँ पे माइनस ही आएगा बिकॉज जो कंबशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट की फॉर्म में आपको बोला है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड बोला है C3H8 का कंबशन आप करा रहे हैं, क्या बनेगा 3CO2 प्लस 4H2O। बैलेंस कीजिए, 2 2 जा 4, 2 CO2 यहाँ पे आएगा, 3 2 जा 6 and 4, तो 5 O2 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको कितना गिवन है, -2220 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, राइट। तो यहाँ पर दोनों मिला के 5 लीटर था, तो अगर ये x लीटर हुआ तो यहाँ पर ये कितना कंज्यूम होगा 2x लीटर, और ये कितना है 5 माइनस x लीटर, तो कितना कंज्यूम होगा 5 into 5 माइनस x लीटर। आपको टोटल ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है 16 लीटर, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 16 लीटर होना चाहिए। तो 2x प्लस 25 माइनस 5x इक्वल टू 16 लीटर कितना हो जाएगा, माइनस 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3 लीटर, राइट। तो यहाँ पे मीथेन कितना रहा होगा, CH4 कितना रहा होगा 3 लीटर, एंड C3H8 कितना रहा होगा 2 लीटर। 3 लीटर मीन्स 3 by 22.4 मोल एंड 2 by 22.4 मोल, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैस के पता लगे, एक मोल का कंबशन हो रहा है तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर इसके एक मोल का कंबशन हुआ तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो बिकॉज यहाँ पे एंथैल्पी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मास डिपेंडेंट होता है, तो जितने मोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको हीट पूछा गया है, तो हीट कैसी होगी, पॉजिटिव लेनी है। तो टोटल एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी की हम बात करें कितना होगा, -890, एक मोल से इतना है तो 3 by 22.4 मोल से कितना होगा, प्लस -2220 into 2 by 22.4 कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कितना, -317। आपको हीट पूछा गया है तो हीट कितना होगा 317, यूनिट क्या है किलोजूल, यहाँ पर टोटल हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। नेक्स्ट बोला गया है आपको एंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस हाफ O2 से CH3OH बन रहा है इज नेगेटिव if enthalpy of combustion of CH4 and CH3OH is x and y respectively then which relation is correct। तो चार रिलेशन बोला है, x और y के बीच में कोरिलेट करना है, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है आपको, मीथेन का कंबशन दे रखा है, तो यहाँ पर डेल्टा H इसका बोला है कितना है -x। एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक्सोथर्मिक होता है तो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे -x रखना होगा। सेकंड मीथेनॉल का कंबशन आपको गिवन है, क्या बन रहा है CO2 प्लस 2H2O, तो कितना बनेगा यहाँ पर 2 to 4 बन यहाँ पर है तो कितना 3/2। इसका डेल्टा H कितना दे रखा है -y, ठीक है। अब आपको पूछा गया है CH4 प्लस हाफ O2 की रिएक्शन से CH3OH बन रहा है, आपको पूछा गया है x और y में कौन बड़ा होगा। तो उसके लिए आपको बोला है कि जब आप यहाँ पे मीथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं और मिथेनॉल बनाते हैं तो जो एंथैल्पी यहाँ पे आपको मिल रही है वो कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो अगर हम इन दोनों के रिलेशन से इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालें तो एंथैल्पी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो पहले इन दोनों रिएक्शन की हेल्प ले लें, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो डेल्टा H1 इसे लें, डेल्टा H2 इसे लें, तो डेल्टा H कितना होगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 मींस -x माइनस y, तो ये कितना बनेगा y x। तो अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए तो उसके लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो x का वैल्यू y से बड़ा होगा तो ही इन दोनों का डिफरेंस आपको नेगेटिव मिल सकता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन आपको कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, आपको यहाँ पे हेस लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। तो आपको तीन डिफरेंट रिएक्शन गिवन है और फोर्थ इक्वेशन के लिए एंथैल्पी चेंज पूछा है, ठीक है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, हाफ ऑफ A से बन रहा है B
इसका एंथैल्पी गिवन आपको 150। सेकंड इक्वेशन बोला है 3 ऑफ बी से प्रोड्यूस हो रहा है 2c प्लस डी, इसका एंथैल्पी गिवन है आपको -125। थर्ड बोला है E प्लस ए से प्रोड्यूस हो रहा है आपको कितना 2d, इसका एंथैल्पी कितना प्रोड्यूस हो रहा है 350, राइट। नेक्स्ट बोला गया है 4b प्लस d2e प्लस 2c, इसका एंथैल्पी कितना प्रोड्यूस होगा वो आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो आपको b कहां से मिल रहा है, इन दो इक्वेशन से b मिलेगा, d कहां से मिलेगा, यहाँ पर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से d मिलेगा, c कहां से मिलेगा, c अकेला यहाँ से 2c रिक्वायर्ड था तो इसको प्लस कर दें सबसे पहले तो, ठीक है। e कहां पर है, केवल अकेला यहाँ पर है तो इसको करेंगे माइनस, राइट। तो यहाँ पे इसको माइनस किया तो ये उधर जाएगा, d 2d रह जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे d, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा, यहाँ पे आपको b चाहिए, b कितना चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 3b है, यहाँ पे b है, तो इसको अगर यहाँ पर सिंगल b करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तीनों इक्वेशन में आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो जो रिलेशन यहाँ पे इक्वेशन के बीच में है वही रिलेशन एंथैल्पी के बीच में होगा। तो डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो 2 टाइम्स कितना 300 माइनस 125 और यहाँ पे ये कितना है माइनस 350, राइट। तो ये कितना होगा प्लस 300 माइनस का 350 माइनस का 50, तो ये कितना बच जाएगा माइनस 175 किलोजूल पर मोल। तो आपको ये एंथैल्पी मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन है आपको द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन गिवन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन दे रखा है, HCl के साथ MgCl2 और H2O प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड इसको मिला रहे हैं HCl के अंदर, ठीक है, एक्वस में, एंड MgCl2 प्लस H2O यहाँ पर लिक्विड बन रहा है। आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -57.3 किलो जूल के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा या प्लस 57.33 होगा। ये देखिए आपको बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो -57.1 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट ये क्या है वीक बेस है। तो जब वीक बेस रिएक्ट होगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें 2H+ प्रोड्यूस होगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पे तो रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा बिकॉज 2 मोल ऑफ H+, 2 मोल ऑफ OH- यहाँ पर रिएक्ट हो रहे हैं। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, 1 मोल ऑफ H+, 1 मोल ऑफ OH- की रिएक्शन से जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और जब वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन में कोई एक वीक कंपोनेंट आ जाता है तो एंथैल्पी -57.1 किलो जूल से कम हो जाती है। तो आंसर क्या होगा इसमें, लेस देन -57.33। नेक्स्ट आपको गिवन है फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम 2 कंपोनेंट कैन बी कंसीडर्ड एज। तो 3 डिफरेंट यहाँ पे आपको एंथैल्पीज गिवन है। प्योर सॉल्वेंट से सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, प्योर सॉल्यूट से सेपरेटेड सॉलिड मॉलिक्यूल, सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एंड सॉलिड मॉलिक्यूल से सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है। इन तीनों एंथैल्पी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या होगा, ये देखिए कि प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की हम यहाँ पे लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, A2 ले लेते हैं, प्योर सॉल्यूट B2 ले लेते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 2 कंपोनेंट कैन बी कंसीडर्ड एज प्योर सॉल्वेंट से सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो प्योर सॉल्वेंट A2 से सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बनाया A, तो इसमें एंथैल्पी डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। सेपरेटेड सॉलिड मॉलिक्यूल, तो सेपरेटेड प्योर सॉल्यूट से प्योर सॉल्यूट क्या है, B2 है, इससे सेपरेटेड सॉलिड मॉलिक्यूल 2 भी बना रहे हैं तो इसको हम डेल्टा H2 बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोला, सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सॉलिड मॉलिक्यूल। तो सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉलिड क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट 2A है और 2B है, इनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है, 2AB बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसको क्या बोला, डेल्टा H3 यहाँ पर बोल रखा है। तो सॉल्यूशंस ऑफ फॉर्म विल बी आइडियल इफ, तो सॉल्यूशन आपको बनाना है तो यहाँ पे इसका एंथैल्पी दे रखा है, इसका एंथैल्पी दे रखा है, इन दोनों की रिएक्शन से एंथैल्पी दे रखा है। तो अगर हम डायरेक्ट बना लें A2 + B2 2AB,
तो ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा। अब इसका एंथैल्पी आप इन तीनों की हेल्प से कैसे निकालेंगे, A2 चाहिए यहाँ पे मिलेगा प्लस कीजिए, B2 चाहिए यहाँ पे मिलेगा प्लस कीजिए, 2AB चाहिए यहाँ पे मिलेगा प्लस कीजिए। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द डेल्टा H रिएक्शन इक्वल टू द डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कब बोलते हैं, जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो एलिमेंटल से। तो किसमें 1 मोल बन रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 मोल बन रहा है, थर्ड में भी 1 मोल बन रहा है, सेकेंड और फोर्थ में 1 मोल नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में हमें कंपेयर करना है। अब फर्स्ट में देखिए N2O3 बन रहा है, N2 और O3 की रिएक्शन से तो O3 एलिमेंटल नहीं है। थर्ड इक्वेशन पे आ जाइए, XeF4 1 मोल बन रहा है Xe प्लस 2F2 से, तो यहाँ पे दोनों ही एलिमेंटल है और 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। तो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोली जाएगी, ठीक। नेक्स्ट बोला है चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन 2H2O2 से 2H2O प्लस O2 बन रहा है। If heat of formation of H2O2 and H2O are -188 and -286 किलोजूल पर मोल। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है H2O2 का। तो H2O2 आप कैसे बनाएंगे, H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा H2O2। यहाँ पे आपको बन रहा है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला है कितना है -188 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड ये भी बन रहा है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से। तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको बोला है कितना -286, राइट। और आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टू H2O2 से क्या बन रहा है 2H2O प्लस O2 आपको बनाना है। तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो 2H2O कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, H2O2 है, इसको 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। 2H2O रिक्वायर्ड है तो 2 करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा। तो नेट एंथैल्पी क्या हो जाएगी डेल्टा H, ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1। तो वैल्यू पुट कीजिए 2 ऑफ -286 माइनस 2 ऑफ -188। तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर -196 किलो जूल, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट गिवन है आपको, इन द रिएक्शन S + 3/2 O2 से SO3 और 2x बन रहा है, 2x किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रही है एंड SO2 + ½ O2 से SO3 + y किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रही है। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 बनाना है। तो S + 3/2 O2 से बना कितना SO3। तो अगर हीट यहाँ पे +2x है तो एंथैल्पी क्या होगा यहाँ पर -2x। सेकेंड SO3 के लिए आपको दे रखा है रिएक्शन ऑफ SO2 प्लस हाफ O2, तो भी बन रहा है यहाँ पर SO3। तो हीट अगर y है प्लस y है तो एंथैल्पी क्या होगा -y। तो इन दोनों के रिएक्शन से हम क्या करें, किसके लिए पूछा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो SO2 आपको बनाना है तो एलिमेंटल सल्फर प्लस O2, तो ये रिएक्शन होगी। सल्फर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको करेंगे प्लस, SO2 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको करेंगे माइनस, राइट। इसको हम ले ले डेल्टा H1, इसको ले ले डेल्टा H2। तो डेल्टा H कितना होगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, राइट। तो एंथैल्पी यहाँ पे पुट करते हैं, डेल्टा H1 कितना है -2x माइनस y, तो ये कितना होगा y - 2x, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको मिल गई। बट आपको पूछा क्या है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये तो एंथैल्पी है। हीट को एंथैल्पी में चेंज करना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को हीट में, सॉरी एंथैल्पी को हीट में चेंज करना हो तो भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हीट क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -y + 2x मींस 2x - y। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको, if the enthalpy of formation of C2H4, CO2 and H2O at 25 degrees Celsius are 1 atm at 1 atm pressure are 52 -394 and 286 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 विल बी। तो सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर सिंपल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4 दे रखा है, तो C2H4 आपको बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट से आपको स्टार्ट करना है, 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, राइट। तो यहाँ पर एंथैल्पी आपको दे रखा है रिएक्शन का कितना 52 किलोजूल पर मोल, यूनिट सबके लिए सिमिलर है। सेकंड गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो 1 मोल ऑफ CO2 बनाना है एलिमेंटल से, सो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, डेल्टा H कितना दे रखा है -394 किलोजूल पर मोल। एंड थर्ड H2O, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, तो यहाँ पर H2O बनाना है 1 मोल, सो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, राइट। तो अब इनकी हेल्प से आपको इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है -286 किलोजूल पर मोल। अब इनकी हेल्प से एंथैल्पी ऑफ कंबशन C2H4 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको बनाना है, सो 2CO2 प्लस 2H2O यहाँ पर बनने वाला है, राइट। 2 कार्बन इससे 2CO2, 4 हाइड्रोजन इससे 2H2O, तो 2 2 4, 4 प्लस 2 6, तो 3O2 यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे इस रिएक्शन का एंथैल्पी इन तीनों की हेल्प से निकालना है, तो C2H4 कहाँ पर है यहाँ पर, तो इसको करेंगे प्लस, राइट। 2CO2 यहाँ से मिलेगा तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन फिर प्लस 2H2O, H2O यहाँ से मिल रहा है, 2H2O रिक्वायर्ड है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, सो डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 अगर ये है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा डेल्टा H1 प्लस 2 डेल्टा H2 प्लस 2 डेल्टा H3। तो वेरी पुट कीजिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको मिलेगा 52 प्लस 2 इंटू -394 एंड प्लस 2 इंटू -286, ठीक है। सो लेट मी चेक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे ये C2H4 इसको इधर लाना है तो इसको क्या करना होगा माइनस करना होगा, राइट। तो ये क्या होगा माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, सो -52 प्लस 2 इंटू ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा -1412 किलोजूल। तो इतना एनर्जी यहाँ पे इसके कंबशन से लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से क्वेश्चन गिवन है आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 Y2 एंड XY आर इन द रेशियो ऑफ 1:0.5:1। एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज -200 किलोजूल पर मोल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी, तो आपको बोला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 is to Y2 is to XY are in the ratio of 1:0.5:1, so X is to XY2 is to X, तो ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन ऑफ XY, तो XY का फॉर्मेशन आपको दे रखा है बाय X2 एंड Y2, सो अगर आपको XY बनाना है तो 1 मोल XY बनाने के लिए हाफ X2 एंड हाफ Y2 की रिक्वायरमेंट होगी। बोला है एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ XY इज -200, तो डेल्टा H कितना रहता है -200 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है बॉन्ड एंथैल्पी से, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। सो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन यहाँ पर निकालने क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट X2 का कितना है X है, बट वो 1 मोल के लिए है तो ये हाफ मोल है तो कितना होगा X/2 प्लस यहाँ पर Y2 का कितना है X/2 है 1 मोल के लिए, तो हाफ मोल के लिए कितना होगा X/4 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे XY का कितना है X, ये किसके बराबर होना चाहिए -200, तो ये कितना होगा, ये प्लस का X/2 ये माइनस का X, तो ये कितना होगा X/4 माइनस X/2, ये माइनस का X/2 बचेगा, यहाँ पे कितना होगा -200, ये माइनस का हाफ है माइनस का 1/4, तो कितना बचेगा -X/4 इक्वल टू -200, सो X कितना हो जाएगा 800 किलो जूल, तो राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 800 किलो जूल पर मोल, यानी थर्ड आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन
एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन आपको गिवन है, उसके लिए आपको एंथैल्पी चेंज बताना है। तो कैसे एंथैल्पी चेंज बताएंगे? डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको, अच्छा डिसोसिएशन एनर्जी पूछा गया है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपको दे रखा है 4 एटम से, गैसियस एटम से क्या बन रहा है? 2H2 गैसियस एटम बन रहा है। डेल्टा H कितना है इसका? सॉरी एंथैल्पी दे रखा है इसका, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H दे रखा है कितना? -869.6। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इतना एंथैल्पी है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कितना होगा? इसका रिवर्स करते हैं, 2H2 से कितना बन जाएगा? 4H गैस। तो इसका एंथैल्पी कितना होगा? 869.6। बिकॉज रिएक्शन को इन्वर्ट कर दिया तो एंथैल्पी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। अब आपको बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, यहाँ पे 2 मोल है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? H2 गैस से क्या 2H गैस बन जाए, तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा? 869.6 by 2 means 434.8 किलो जूल। तो ये आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गिवन आपको फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी गिवन है आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी गिवन है आपको, डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हाउ मच? 431.37 किलोजूल पर मोल। सेकंड वन गिवन है कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी, डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी 606.1 किलोजूल पर मोल। थर्ड गिवन है कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंथैल्पी 336.49 किलोजूल पर मोल एंड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है 410.5 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, तो रिएक्शन गिवन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये इथीन है, इसमें आप हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं H2 का, और क्या बन रहा है यहाँ पे? इथेन बन रहा है, राइट। तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी इस रिएक्शन का एंथैल्पी बताना है, तो कॉन्सेप्ट सिमिलर है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आपको रखना है। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? डेल्टा H ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस डेल्टा H ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 प्लस डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें से क्या करेंगे आप? रिएक्टेंट का माइनस कर देंगे। रिएक्टेंट में कौन है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डेल्टा H कार्बन कार्बन सिंगल प्लस 1 2 3 4 5 6 डेल्टा H ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है? 6, राइट। तो वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कितना है? 606.1 प्लस 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन इज 336.49 प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है? 431.37 माइनस कार्बन कार्बन कितना है? 336.49 प्लस 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन कितना है? 410.5, राइट। तो ये क्या है? इनके डिफरेंस से आपको क्या मिल जाएगा? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका वैल्यू लगभग आपको मिलेगा -120 किलोजूल पर मोल, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चलिए सॉरी, ये आपको मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको गिवन है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज -119.5 किलोजूल पर मोल if resonance energy of benzene is -150.4 किलोजूल पर मोल, its enthalpy of hydrogenation, right। तो अभी आपको गिवन है साइक्लोहेक्सेन का हाइड्रोजनेशन। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा? यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। इसका डेल्टा H गिवन है कितना? -119.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, सेकंड बोला है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन -150.4 किलोजूल पर मोल
इट्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो बेंजीन का आपको हाइड्रोजनेशन बताना है, राइट। तो अगर हम बेंजीन के हाइड्रोजनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दिखने में हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो 3 पाई बॉन्ड के इसमें थ्योरेटिकली कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, -3 × 119.5। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि थ्योरेटिकली इतना प्रोड्यूस होगा, बट लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट रहेगा, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर इस बेंजीन मॉलिक्यूल का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगा, उसका एनर्जी कम होगा, तो जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जब हम एक्चुअल एनर्जी की बात करें तो डेल्टा H यहाँ पर एक्चुअल जो होगा वो इतना नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा। तो डेल्टा H एक्चुअल ये कितना है वो आपको बताना है। तो अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो बेंजीन का जब आप रेजोनेंस कंसीडर नहीं करेंगे तो वहां पे एनर्जी कुछ अलग होगा, और जब आप रेजोनेंस कंसीडर करेंगे तो वहां एनर्जी कुछ अलग होगा। तो इसका अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकली बोल रहे हैं और इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्चुअल बोल रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन होगा। तो यहाँ से हम रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन की बात करें वो क्या होगा, डेल्टा H थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा H एक्चुअल। तो आपको रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन गिवन है कितना, -150.4, थ्योरेटिकल एनर्जी कितना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 1 28 2 3 5 -358.5 यही आ रहा है, माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्चुअल। तो आपको डेल्टा H हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन पूछा है वो कितना होगा, -358.5 प्लस 150.4, डिफरेंस देखिएगा तो मिल जाएगा लगभग -208.5 के लगभग किलो जूल पर मोल, राइट। तो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन मिल जाएगा जो कि एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने काफी कुछ क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर एंथैल्पी से रिलेटेड, बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड, न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड और फॉर्मेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। इनको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको नीट में काफी हेल्प करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही काफी, नमस्कार।